To clear any competitive exam, we always emphasize that you need to understand the syllabus. और आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के केस में इफ यू जस्ट लुक एट द सिलेबस एज इन व्हाट इज रिटन इन द नोटिफिकेशन, तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है. बिकॉज उस सिलेबस को यू नीड टू एक्सट्रापोलेट इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द नीड्स ऑफ द एग्जाम, एंड देन ओनली व्हाट इज मेंशन इन द नोटिफिकेशन you will be derived that what is the actual syllabus. तो इस वीडियो में आई वुड बी डिकोडिंग द एंटायर सिलेबस फॉर द आरबीआई ग्रेड बी फॉर यू, ताकि आप सिर्फ नोटिफिकेशन में जो लिखा है उसके बेस पे प्रिपरेशन ना करें, रेदर यू अंडरस्टैंड द एक्चुअल सिलेबस एंड द नीड्स ऑफ द एग्जाम. तो सबसे पहले ब्रीफ में थोड़ा पैटर्न बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है. सो वी हैव 3 phases इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन: फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरव्यू. सो लेट्स स्टार्ट विद फेज 1 फर्स्ट. फेज 1 में आपके एक पेपर होता है, एक ही पेपर होता है, एंड देयर आर 4 सेक्शंस इन दोज, in that paper rather: GA, reasoning, English and quant. ये बाकी का पैटर्न है. I'll not go into detail of that, but rather I'll focus on discussing the syllabus of these 4 subjects or 4 components which are there in one paper in your phase 1, that is GA, reasoning, English and quant. और फेज 1 में सबसे बड़ी बात यह है दैट इफ यू सी द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देयर इज नो मेंशन ऑफ सिलेबस फॉर आइदर ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. ना तो रीजनिंग का सिलेबस है, ना ही क्वांट का, ना ही इंग्लिश का, ना ही जीए का. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, बिकॉज उससे आपको एक स्कोप पता लग जाएगा दैट व्हाट इज माय सिलेबस दैट आई नीड टू कवर फॉर ऑल दीज कंपोनेंट्स इन फेज 1, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा. एंड जो मैं ये सिलेबस बता रहा हूं, वी हैव एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर लास्ट 4-5 इयर्स, और उसी के बेस पर आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दीज टॉपिक्स. तो सबसे पहले क्वांट से शुरू करते हैं, द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन फॉर मेनी, बिकॉज क्वेश्चंस आसान नहीं आते हैं और क्वांट काफी लोगों का वीक रहता है. सबसे पहले तो देखिए, अगेन इसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है नोटिफिकेशन में क्वांट का, बट दिस इज व्हाट वी हैव नो सिंप्लीफाइड फॉर यू बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं: सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, डीआई, बहुत ज्यादा वेटेज रहता है डीआई का आपके एग्जाम में, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एजेस एंड पार्टनरशिप, एवरेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट्स, एरिया, वॉल्यूम. ये कम आता है वैसे, ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुएशन आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट आई हैव जस्ट इंक्लूडेड हियर बिकॉज वो आता तो है या आ सकता है. प्रोबेबिलिटी ये भी कम ही आता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये भी कम ही आता है. सो दीज आर द टॉपिक्स जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं. नाउ इट इज अप टू यू दैट व्हाट टॉपिक्स डू यू वांट टू डू ऑन सेलेक्टेड बेसिस, बिकॉज शायद सारे टॉपिक्स करना मुश्किल हो जाए. सो दिस इज द सिलेबस फॉर क्वांट. सेलेक्टिवली पढ़िएगा, फोकस ऑन सर्टेन टॉपिक्स एंड डू देम वेल. ज्यादा टॉपिक्स करने से अच्छा है कम टॉपिक्स करें, बट उनको अच्छे से करें, बिकॉज एग्जाम में द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज प्रीटी हाई. नाउ कमिंग ऑन टू द रीजनिंग, अगेन देयर इज नो सिलेबस मेंशन फॉर रीजनिंग इन योर नोटिफिकेशन फॉर आरबीआई ग्रेड बी. तो सिलेबस क्या है? बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स, दिस इज योर सिलेबस. ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं: अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, रैंकिंग ऑर्डर, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट्स, पजल्स. इन दोनों का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है. दिस इज अराउंड अबाउट आई वुड से 50% ऑफ योर क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स. स्टेटमेंट assumption, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डेटा सफिशिएंसी, ये एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं. अगेन यहाँ पे आई थिंक यू कैन बी सेलेक्टिव. पजल्स को जनरली रिस्की माना जाता है, सो इन केस यू आर नॉट गुड इन पजल्स, इट्स बेटर टू फोकस ऑन अदर टॉपिक्स एंड क्रैक द कट ऑफ्स बाय डूइंग वेल इन ऑल दोज टॉपिक्स. सो दिस इज द सिलेबस फॉर रीजनिंग. ये फुल सिलेबस है. अगेन ट्राई टू रीड इट सेलेक्टिवली बेस्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ एरियाज. नाउ कमिंग ऑन टू द सिलेबस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. So this is the syllabus for English language. We have subject, verb, agreement, tenses, conditional sentences, preposition, complex preposition, conjunction, advanced verbs. ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं. देयर माइट नॉट बी डायरेक्ट क्वेश्चंस इन द एग्जाम फ्रॉम दीज टॉपिक्स, बट कहीं ना कहीं जो बाकी क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपके अप्लाई होंगे. सो यू कैन नॉट डू अवे विद द ग्रामर, वो आपको सीखनी पड़ेगी. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पे क्वेश्चंस आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट एंड पैराजम्बल्स. तो ये कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स हैं. मेनली 11, 12, 13 नंबर जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, वहां से क्वेश्चंस आएंगे. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से क्वेश्चंस आएंगे, बट जो पहले 7 टॉपिक हैं, दिस इज जस्ट टू हेल्प यू लर्न द ग्रामर, बिकॉज एरर करेक्शन हो गया है ना, या फिर क्लोज टेस्ट हो गया, उनमें कहीं ना कहीं आपके ग्रामर के कंसेप्ट्स यूज होते हैं.
So this is about the English syllabus. So ये QRE का syllabus हो गया. Now moving on to the journal awareness, which is one of the most important sections worth 80 marks. अगेन इसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है आपकी नोटिफिकेशन में, बट कैसे कर सकते हैं? तो मैं जीए को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, स्टैटिक जीए और करंट अफेयर्स. ठीक है, स्टैटिक जीए आपकी बहुत कम नंबर की आती है, 4 to 5, और बाकी 80 में से 70 to 75 मार्क्स के करंट अफेयर्स आते हैं. स्टैटिक जीए क्या होती है? स्टैटिक जीए में दे कैन आस्क यू वेयर इज अ पर्टिकुलर नेशनल पार्क लोकेटेड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, एयरपोर्ट ये कहाँ पे है, इस कंट्री की क्या कैपिटल है, क्या करेंसी है, विच वी कॉल बेसिकली जर्नल नॉलेज. तो ये कुछ एरियाज हैं, आप वीडियो पॉज करके इन एरियाज को देख सकते हैं. दिस इज वेरी सेल्फ अंडरस्टैंडेबल. लेकिन एक पॉइंट जो आपको नोट करना पड़ेगा कि इसमें से पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन नहीं आएगा कि दे कैन आस्क यू एनीथिंग. रेदर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम हियर आर डिराइव्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स. डिराइव्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर? ये तो स्टैटिक है, हाउ कैन इट बी डिराइव फ्रॉम करंट अफेयर्स? देखिए, अब कोई नेशनल पार्क न्यूज में है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे कोई चीते लाए गए हैं या चीते मर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ नेशनल पार्क इफ इट इज इन न्यूज इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. सिमिलरली कोई कंट्री बहुत ज्यादा न्यूज में है ड्यू टू वॉर हैपनिंग देयर और ड्यू टू सम प्रोटेस्ट हैपनिंग देयर, उस कंट्री की कैपिटल या करेंसी पूछी जा सकती है. सो दे विल नॉट आस्क यू क्वेश्चंस रैंडमली कि किसी भी नेशनल पार्क या किसी भी कंट्री की कैपिटल पूछ ली या किसी भी एयरपोर्ट की लोकेशन पूछ ली. ओनली इफ इट इज इन न्यूज एंड देयर इज समथिंग बिग हैपनिंग रिलेटेड टू दैट थिंग और प्लेस, then question related to that can be asked in your exam in the static G. तो आप relate करके पढ़िएगा whatever current affairs you are reading. Try to go back and cover the static part behind those current affairs. नहीं तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, 100 से ज्यादा नेशनल पार्क होंगे, डैम्स होंगे, रिवर्स होंगे, इतनी ज्यादा चीजें रटनी, आई थिंक that's a big monkey on your back. So this is about static GA जो 4-5 नंबर का आता है. करंट अफेयर से डेराइव होगा, ज्यादा रट्टा नहीं लगाना है. अगर 5 में से 2 क्वेश्चंस भी हो जाएं दैट वुड बी गुड. नाउ कमिंग ऑन टू द करंट अफेयर्स गाइस, दिस पार्ट, दिस 70 to 75 मार्क्स, इसमें बेसिकली दो तरह के करंट अफेयर्स आते हैं. एक जो कि सिर्फ फेज 1 में पूछे जाएंगे, देन देयर आर अदर करंट अफेयर्स व्हिच आर कॉमन बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2. वो फेज 1 में भी आते हैं, फेज 2 में भी आते हैं. इफ आई फर्स्ट ट्राई टू टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स व्हिच आर काइंड ऑफ ओनली आज इन फेज 1, उसमें ये मेजर एरियाज हैं. अगेन दीज आर कॉमन टू मेनी अदर एग्जाम्स, बुक्स एंड ऑथर्स अबाउट news related to sports and defense, agreement, MOUs, treaties between different states and central government and different international agencies, some important days in news, science and technology, banking awareness, persons in news, awards given to them, obituaries, all that, summits, conferences, conventions. ये बहुत ही ट्रेडिशनल चीजें हैं जो एग्जाम्स में बहुत सारे सालों से पूछी जाती हैं. तो आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जाएंगी. ठीक है, ये 20 से 25 मार्क तक पूछी जा सकती हैं आउट ऑफ 80, और ये बहुत ही इन डेप्थ पूछने लगे हैं. देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल दीज एरियाज वर वेरी easy to score in the exam because questions were very direct, but now even in these areas they are asking you tough questions. तो थोड़ा डेप्थ में पढ़िएगा, ऊपर ऊपर से वन लाइनर पढ़कर क्वेश्चंस नहीं होंगे. दैट इज नॉट द ट्रेंड व्हाट आरबीआई इज फॉलोइंग नाउ. So that is about the current affairs which are only asked in phase 1. Now moving on to the current affairs which are asked in phase 1, obviously because we are discussing about phase 1, but they can also be asked in, or they will also be asked in your phase 2. उसमें क्या आता है? आपका यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे, आपके इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड करंट अफेयर्स. फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स के देयर इज अ टॉपिक रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. सो इफ इंडिया signs any MOU with any country related to regional economic cooperation, or India attends any convention with respect to regional economic cooperation, there can be a question in the exam related to that. Another example, there is a topic called poverty in your syllabus. अब poverty से related India again कोई MOU sign करता है, कोई pledge लेता है, कोई convention join करता है. All that can be asked in your exam. That is what is the meaning of current affairs of economic and social issues which are part of your syllabus. Then government schemes. This is very very important. ये phase 1 में भी आएंगी, phase 2 में भी आएंगी. और गवर्नमेंट स्कीम्स चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट. यू हैव टू फोकस ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर इन न्यूज. बहुत लोग बोलते हैं सर हमें कितनी पुरानी स्कीम्स पढ़नी है, शुड वी रीड स्कीम्स इवन विच वर रिलीज in 2000 or before 2000. There is no answer to that. You don't have to look into that when that scheme was released. You just have to focus on that. If the scheme is in news 6 to 9 months preceding your exam, आपके एग्जाम से पहले अगर कोई भी स्कीम न्यूज में है, मीडिया में है, उसकी कवरेज है, that scheme is important for you irrespective of whether that is
न्यूली रिलीज्ड और ओल्ड रिलीज। तो ओल्ड भी करनी है, न्यू भी करनी है, प्रोवाइडेड इट इज इन न्यू 6 to 9 months बिफोर योर एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, फेज 2 में भर भर कर आता है, इसको अच्छे से कीजिएगा। देन करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फाइनेंस सिलेबस एंड आरबीआई नोटिफिकेशंस। अगेन आपके फाइनेंस के सिलेबस में टॉपिक्स है डिजिटल पेमेंट्स। एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल नाउ दे रिलीज अ डिजिटल पेमेंट इंडेक्स दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। आपके फाइनेंस के सिलेबस में देयर इज अ टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट। नाउ इफ देयर इज एनी new regulation related to risk now management, or there is some kind of initiatives, or there is some kind of law being made with respect to risk management, that can be asked in your exam. So any current affair in the area of finance which is related to your syllabus can be asked in the exam. और आरबीआई नोटिफिकेशंस तो होती ही उस एरियाज में है जहां आरबीआई काम करता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू फॉर योर फेज 1, ये मत छोड़िएगा। ये जो सारी एरियाज है ना जो मैं अब बता रहा हूँ, दीज आर कॉमन बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2, एंड दिस इज समथिंग वेयर यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, बिकॉज इससे आपका फेज 2 भी अच्छा होगा और फेज 1 भी अच्छा होगा। देन रिपोर्ट्स, rankings and indices. So there are various national and international agencies like WTO, WHO, UNICEF, UNESCO. National level पे बोलो तो RBI, SEBI, नीति आयोग, all these organizations keep on releasing different reports. तो हमें उन रिपोर्ट्स को पढ़ना है, उन रिपोर्ट्स के जो हाईली इंपॉर्टेंट डेटा है उनको याद करना है, दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। देन जीडीपी फोरकास्ट बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो आई होप नाउ यू आर अवेयर कि हमें जीए सेक्शन में स्टैटिक जीए करनी है विच इज डिराइव फ्रॉम करंट अफेयर्स। वी हैव टू डू current affairs on these lines which are only meant for phase 1, then we have to do current affairs on these lines which will come in phase 1 and phase 2 both, जिसमें government schemes, reports and indices, current affairs related to economic and social issues, finance, economic survey, budget, ये सब कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स भी हैं आरबीआई की, जैसे कि आरबीआई एनुअल रिपोर्ट हो जाता है, ठीक है। अगेन मैं उसको आरबीआई नोटिफिकेशन का ही पार्ट मानूंगा, बट एनीवेज आरबीआई एनुअल रिपोर्ट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टेल यू सम मोर रिपोर्ट्स व्हाइल आई एम डिस्कसिंग द सिलेबस फॉर फेज 2, तो वो आपको फेज 1 के लिए भी करनी होंगी, बट दिस इज द ओवरऑल आइडिया फॉर जीए सेक्शन। Now let's move on to the phase 2 part, right? Phase 2 का जो पैटर्न है, we get 3 papers, ESI, English, Finance and Management, ठीक है। उसमें descriptive, objective mix आता है। Again, I'll not go into the details of that, that is the pattern, but let's now discuss the syllabus for all these 3 papers, ESI, English and Finance and Management. So I'll first start with management. ये मैनेजमेंट का सिलेबस है, व्हाट इज गिवन इन योर नोटिफिकेशन। सो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे, दे हैव they have been asking topics which are highlighted in yellow here। मतलब ये मेजर टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस पे। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक अलग टॉपिक है मैनेजमेंट में। सो इसमें आपको जो भी थ्योरीज हैं, मैनेजर के रोल्स हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, ये सारे आपको करने पड़ेंगे। Then apart from that, personality, motivation, perception, leadership, emotional intelligence, conflict, organizational change, ethics and corporate governance and communication, ये टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में बहुत क्लियर कट दिए गए हैं। यू हैव टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स। देयर हैज टू बी नो सेलेक्टिविटी इन मैनेजमेंट, बिकॉज दिस इज वेरी स्कोरिंग। यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप एक चैप्टर नहीं पढ़कर गए और उसमें से 2 क्वेश्चंस आ गए। यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम इफ यू फॉलो दैट लॉजिक। तो हमें सारा पढ़ना है, इसमें ज़्यादा काट पीट नहीं करनी है। मैनेजमेंट में आपका ऑब्जेक्टिव का अराउंड 50 नंबर का पेपर आएगा, बिकॉज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इन टोटल इज ऑफ 100। उसमें से अराउंड अप्रॉक्सीमेटली मैनेजमेंट विल कंट्रीब्यूट 50 मार्क्स, दो इट कैन वेरी। उसमें से ऑब्जेक्टिव 25 लगा लीजिए, सब्जेक्टिव 25 लगा लीजिए। अगेन इट कैन वेरी, इट कैन हैपन कि यहाँ पे 20 नंबर का आ जाए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 30 का आ जाए, इट कैन वेरी। बट दिस इज, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। और बहुत लोग पूछते हैं सर ऑब्जेक्टिव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आई मीन ओनली अ फूल कैन गिव यू सच काइंड ऑफ एडवाइस। सारा पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है। इसमें 50 में से 45-40 नंबर आपको लेकर आने हैं। ये कंप्लीट सिलेबस है, इसमें फर्दर सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव मत हो जाइएगा। अगर आप मोटिवेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको थ्योरीज दी हुई हैं, एडोफर थ्योरी, मैक्लेलन थ्योरी, हर्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, मैस्लो थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी, वीरूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। Yes, your first priority should be to read something which is directly mentioned in the syllabus, but there are some other theories in motivation that you should not be leaving, in my opinion, because exam is competitive. तो अगर आपके पास टाइम है, आप सिर्फ
एक एक वर्ड को मत लेकर पढ़िएगा कि मुझे बस यही लिखा है तो यही पढ़ना है। मोटिवेशन में कोई और कॉन्सेप्ट है, कोई और थ्योरी है, तो आप उसको भी पढ़ लीजिए, सो दैट नो यू आर वेल एस्टेब्लिश्ड इन योर नॉलेज, सो दैट यू कैन टैकल एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द फाइनेंस पोर्शन, तो 100 में से 50 नंबर का मैनेजमेंट आ गया, बाकी 50 नंबर का फाइनेंस आएगा। ठीक है। अब फाइनेंस के सिलेबस को उन्होंने बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल सिस्टम, देन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड देन जनरल टॉपिक्स। Under financial system, they are basically talking about the various entities, that what are the various financial institutions, how RBI works, how SIDBI, Exim, NABARD, NHB works, and then about now नॉन बैंकिंग सिस्टम क्या है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में, डिजिटल पेमेंट्स कैसे डेवलप हुई हैं, आईटी का क्या रोल है। दिस इज सम बेसिक नॉलेज दैट यू नीड टू गेन एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। देन कम्स द फाइनेंशियल मार्केट्स, एज इन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, कैपिटल मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, स्टॉक्स हो गए, टी बिल्स हो गए, रेपो, रिवर्स रेपो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। दिस कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग अफेयर to know about the financial markets. And the third is journal topics, where they are asking you to cover different aspects such as risk management, derivatives, then financial inclusion, public private partnership, corporate governance, accounting and financial statements, where you have to learn about balance sheet, profit loss, cash flow, ratio analysis, all that. This is again very important. And again, they have mentioned some ratios here. Again, I would say that do not stick just to these ratios, though these ratios must be done on priority, but बाकी ratios भी पढ़ लीजिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस की हर लाइन को पत्थर की लकीर मत समझिएगा। दिस इज इंडिकेटिव, नॉट एग्जॉस्टिव। एंड देन इन्फ्लेशन। सो दिस इज द काइंड ऑफ सिलेबस, आई थिंक इसको ज़्यादा हम घुसने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि इनसे रिलेटेड अगर कोई बुक पढ़ रहे हो, जो भी दिया है उसको सारा ही पढ़ लो। देयर इज नो नीड टू डिकोड फर्दर सब टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है समझनी के, ऑब्जेक्टिव आपका 25 मार्क का आएगा 50 में से, सब्जेक्टिव अगेन दिस इज अप्रॉक्सीमेशन, इट कैन वेरी। आउट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव 25 marks, static would be 17 marks, current would be around 8 marks. Again, this is just approximation, it can change. And out of this, static is around 10 marks. Out of this 25, and current is around 15 marks. Again, it can vary. It can be 0 here and it can be 25 here, right? That can vary. But this is just an idea, as in what is the most probable thing that can happen. तो स्टैटिक के लिए तो आई हैव टोल्ड यू, ये जो आपका सिलेबस है जो मैंने बताया है, 17 मार्क्स हियर एंड 10 मार्क्स हियर, दिस इज द सिलेबस दैट आई हैव टोल्ड यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये आपको कवर करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द करंट पार्ट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द करंट पार्ट, तो जो ऑब्जेक्टिव में करंट पार्ट आएगा 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, वॉट एवर इट इज, अराउंड अबाउट दिस, इन दैट द बेसिक फोकस, द बेसिक अटेंशन दैट यू नीड टू गिव इज टू द आरबीआई नोटिफिकेशंस, union budget and economic survey again, then any major development in the area of finance by SEBI or by Ministry of Finance, that is also very important। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आरबीआई नोटिफिकेशंस हैं, इनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इन दी ऑब्जेक्टिव पेपर एवरी ईयर दे आर आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आरबीआई नोटिफिकेशंस। नाउ कमिंग ऑन टू दी सब्जेक्टिव पार्ट है, राइट। सब्जेक्टिव पार्ट में जो आपका करंट है अराउंड 15 मार्क्स, इसके लिए द बेस्ट थिंग इज दैट ऑब्वियसली आप स्टैटिक पार्ट तो पढ़ेंगे ही, इट विल हेल्प यू राइट इवन द करंट बेस्ड क्वेश्चंस, बट जो करंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली दे आर फ्रॉम द हॉट टॉपिक्स विच आर बीइंग कवर्ड इन द एडिटोरियल्स। तो इसका जो सिलेबस है वो ऐसा कुछ नहीं है, आप बस एडिटोरियल्स पढ़िए लाइव मिनट में, दैट विल हेल्प यू अ ग्रेट डील इन टू दिस। सो दैट इज अबाउट फाइनेंस। और फाइनेंस के करंट अफेयर्स में एक और चीज बताना चाहूंगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ये दोनों करंट अफेयर्स में ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। इफ यू सी दी आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन, दे हैव मेंशन्ड सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल, एंड अंडर दैट सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल दे हैव मेंशन्ड लॉट ऑफ बुक्स। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दीज बुक्स, बट नो व्हाट इज वर्थ no your attention is, they mentioned some reports: RBI annual report, reports on trends and progress of banking in India, report on currency and finance. These three reports are very important, because now they are directly mentioned in your suggested reference material, so they become part of your syllabus. Union budget, financial stability report by RBI, ये भी आप ऐड कर लें। तो चाहे ऑब्जेक्टिव है चाहे सब्जेक्टिव है, these reports can be asked anywhere. In fact, these reports can also be asked in your phase 1 paper. While I was telling you about phase 1, मैंने बोला था कि मैं कुछ reports phase 2 के syllabus में बताऊंगा। These are those reports.
ठीक है. So this is about finance, guys. Now moving on to the ESI. This is your overall ESI syllabus, which has been no, broken down into 4 modules basically: growth and development, Indian economy, globalization, and social issues in India. तो जो फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन, दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू ई फॉर इकोनॉमिक्स. And the fourth unit, that is social structure in India, is basically related to SI, that is social issues. Now in economics, in the first unit, basically you need to learn about GDP, national income, and some related concepts such as poverty alleviation and employment generation in India, all that. Second unit is about Indian economy, as in history of economy of India, changes in industrial and labor policy, monetary policy, fiscal policy, economic survey, union budget, capital markets, all that which is part of Indian economy you will study in the second unit. Third unit is with respect to globalization, how liberalization happened, how Indian economy opened up, how our relations with no regional entities who are our neighbors, they are developing, then about IMF, World Bank. So everything is being covered in globalization, as in how Indian economy is connected to the outer world, what can be the impact, how we are building up those relations. And the last unit which I told you about social structure in India, that is mostly about कि जो भी हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, हमारे social issues हैं, urbanization हो गया, gender issues हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और यू नो इन एनीथिंग एल्स, ये सारे सोशल इश्यूज हम यहाँ पे पढ़ते हैं. सो ये सिलेबस 4 यूनिट्स में बांटा गया है. अगेन आप अगर ईएसआई का पैटर्न देखेंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर 50 मार्क का आएगा, सब्जेक्टिव पेपर 50 मार्क का आएगा. Out of this objective paper, static would have just a weightage of 5 to 6 marks and current will have a weightage of 45 marks. Almost, if you see in the last 2-3 years. Subjective में देखेंगे the static will have a weightage of 20 marks and current will have a weightage of 30 marks. So here also current has a higher weightage in both objective and descriptive. Almost you can see 45 plus 30, that is 75 is current and 5 and 25 is static. तो हमें स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ना है. काफी लोग सोचते हैं कि स्टैटिक ना ही पढ़े, सिर्फ करंट अफेयर्स कर लें. दैट इज नॉट द राइट स्ट्रेटजी, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू स्कोर गुड इन दिस 25. And even to understand the current affairs, you need a good hold over your static part. And to cover the static part, that is what is the syllabus that is given on the left hand side of your screen, जो आपको करना है. इसमें आप बिल्कुल भी वो मत करिएगा. बट हाँ, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये सिलेबस बहुत घुस के मत पढ़िएगा कि 6 महीने लगा दिए इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज पढ़ने में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट नीड अ काइंड ऑफ अ मॉडरेट अंडरस्टैंडिंग, वो काफ़ी होगी. उससे आपको करंट अफेयर्स भी समझ आ जाएंगे और ज़्यादा स्कोरिंग करंट अफेयर्स ही होने वाले हैं. ठीक है, स्टैटिक में आप मैनेज कर ही लेंगे, इवन विद आई वुड से 70% ऑफ द नॉलेज रेदर देन गोइंग 100% टुवर्ड्स रीडिंग द स्टैटिक पार्ट. और अगर करंट की बात करूं तो ये जो ऑब्जेक्टिव में करंट आता है, इसमें द मेजर पार्ट इज गवर्नमेंट स्कीम्स. अगेन मैंने फेज 1 में बताया था, ऑल दोज गवर्नमेंट स्कीम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन दे वर लॉन्च्ड, इफ दे आर इन न्यूज 6 to 9 months प्रीसीडिंग योर एग्जाम, आपको करनी है. देन रिपोर्ट्स, अगेन रिलीज बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज. इंटरनेशनल बॉडीज मतलब यूनिसेफ, यूनेस्को, एशियन डेवलपमेंट बैंक, WHO, WTO. ठीक है, जो भी फेमस बॉडीज हैं, OECD हो गया, इन सबकी रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है, वही एग्जाम में पूछी जाती है. नेशनल लेवल पे RBI हो गया, सेबी हो गया, नीति आयोग हो गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, इनकी रिपोर्ट्स आप जरूर पढ़िए. और अदर ESI करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सिलेबस, आई हैव एक्सप्लेन दिस अर्लियर ऑल्सो इन फेज 1. अगर रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन एक टॉपिक है and we sign any MOU, we attend any convention, we do anything related to that can be asked in your exam. तो ये 45 मार्क्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है. स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कीजिएगा. ठीक है, 6 to 9 months प्रीसीडिंग योर एग्जाम. और अगर मैं इसकी बात करूं, सब्जेक्टिव में जो 30 मार्क्स का करंट आएगा, अगेन द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द हॉट टॉपिक्स, और आई मीन दे आर एनालिटिकल इन नेचर. कुछ परसिस्टिंग इश्यूज हैं हमारे, अर्बनाइजेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, रूरल entrepreneurship हो गया, ये सारे persisting issues you will find that they are coming again and again in the editorials in the newspaper. So the best newspaper to cover this is Hindu. Read the editorials on regular basis and you will be able to do good in the current part of the subjective section. बाकी ये कुछ reports हैं, again as I told you in the finance portion, which is mentioned in the suggested reference material, but since this is mentioned in the RBI notification under the suggested reference material, this indirectly becomes part of your syllabus. तो ऑब्जेक्टिव का करंट हो या सब्जेक्टिव का करंट हो, दोनों में आपको एक पढ़नी है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट,
इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट तो हम फाइनेंस में भी बोल चुके हैं. ये रिपोर्ट्स एंड ट्रेंड्स इन प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया हैव आल्सो डिस्कस्ड इन द फाइनेंस सेक्शन. Report on currency and finance, IMF World Economic Outlook, and it has been seen in the previous years. आप खुद जाके भी चेक कीजिए that इन रिपोर्ट्स में से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इन सारी रिपोर्ट्स में से ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं. सो इन रिपोर्ट्स को आप अपने सिलेबस का ही हिस्सा मानिए. प्लीज कंसिडर दीज रिपोर्ट्स एज पार्ट ऑफ योर सिलेबस ओनली. And then coming on to the syllabus for descriptive English, which is your the last paper that I have to discuss. So in the notification, it's just mentioned that the paper on English shall be framed in a manner to assess the writing skills, including expression and understanding the topic. They have not mentioned what exactly would be asked. Again, based on previous year papers, what we can say is that again and again they are asking on the essay, précis, and the comprehension. Repeatedly, they have been asking on essay, précis, and comprehension. Letter writing and report writing has not been asked, but it can be asked. Which, since they have not defined, they have not written in the notification itself that they will only ask essay, précis, and comprehension. So, letter writing and report writing has not been asked, can be asked. Very slim chances, high probabilities that they will keep repeating that they will ask essay, précis, and comprehension. So, essay writing mein generally you are given a choice. They will give you a topic from different area, right? Say one from social issues like women empowerment, Dowry, and all that. One from economy and finance, like say on mergers and acquisitions, demonetization, something on that sort. On technology and internet, as in how social media is a boon or bane, role of technology in communication. They can ask you anything, and they can ask you even some abstract topics, right? So ये कुछ areas हैं जो डिफाइन नहीं है आपके सिलेबस में, बट वी कैन इनफर बाय लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स. प्रेसी जनरली एक आर्टिकल आता है किसी भी न्यूज़पेपर से जो आपको करना होता है. प्रेसी इज अबाउट राइट नाउ दैट यू हैव टू समराइज दैट इन योर ओन वर्ड्स, दो इट इज नॉट एग्जैक्टली अ समरी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समराइजिंग समथिंग एंड राइटिंग अ प्रेसी, बट इन लेमन टर्म्स प्रेसी इज जस्ट लाइक राइटिंग अ समरी ऑफ अ पैराग्राफ. And then comprehension, you all know about comprehension. So this is the syllabus for descriptive English. So we have discussed for phase 1 and phase 2. Let me now move to the last phase, that is the interview. Now interview is a very important phase. Do not take it lightly. Again, interview का कभी कोई syllabus नहीं होता है. They can ask you anything under the sun. But this is very, very important because this is worth 75 marks in your overall marking scheme. और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 10, 12, 15 नंबर मिले हैं and it has just broken their dream. Otherwise, they could have got selected. So interview में there are 3-4 areas which you should be very well aware of. First is you should try to frame as many questions from your biodata, maybe related to your work experience, your education background. They can ask you anything. They can ask you about your father's business. They can ask you about your city. They can ask you anything. So please be thorough with your biodata. What different questions they can ask you. Try to frame 300, 400 questions based on your biodata and try to answer them. Then RBI website is very, very important. Every tab on the RBI website, what are the different departments, where are the different offices, what are the different functions of RBI, what are the different regulations that have been made by RBI recently, all that is very, very important. Then current affairs related to finance and economy. You would have been reading it as part of your phase 2 preparation also. But current affairs, when they are asked in the exam, they are not asked from the angle of factualness. They will ask you from the analytical, that why it has been made, how it will help, what are the loopholes in this regulation. So it would be more of an analytical thing. Be prepared for that. Do not take it easy, because I think when they ask you something analytical, that's a good opportunity to stamp your authority by answering it well, so that they can gauge that this is the best aspirant for us. Then functions of RBI, though this is part of RBI website only, but this is very, very important, especially monetary policy and all, understanding inflation. There can be a lot of questions from that function of RBI, because that is one of the major function which RBI performs. So this is I have to tell you regarding the syllabus. I hope इससे आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी और आपको ये भी पता लग गया होगा कि मैंने क्यों बोला था कि RBI syllabus given the notification can be a धोखा for you. So now try to understand this. I've just given you the outline, that what is the actual syllabus and how it can help you, or how the understanding of it can help you in a better preparation and increasing your chances to clear the exam. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.